बच्चों, ई लर्निंग क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज हम इतिहास विषय के अंतर्गत इतिहास और नागरिक शास्त्र के विषय के अंतर्गत पाठ 1 इतिहास के साधन, उसके अंतर्गत भौतिक साधनों की जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इतिहास, हमारे भारत का इतिहास कितने कालखंडों में बटा था, है ना। भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। देख रहे आप लोग, ये हमारे भारत का चित्र है, देख रहे। अब इसे 3 कालखंडों में बांटा गया है: प्राचीन कालखंड, मध्यकालीन कालखंड और आधुनिक कालखंड। प्राचीन कालखंड बच्चों आप लोग 5वीं और 6वीं में पढ़ चुके हो, है ना। प्राचीन मतलब सबसे पुराना कालखंड, जिसमें मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे वो जीव से मनुष्य बने, कैसे जंगलों में रहते थे, फिर कैसे वो खेती करने लगे, समूह में रहने लगे। फिर उसके बाद आओगे तो कैसे राजा महाराजा हमारे देश में शासक रहे, चोल यादव राष्ट्रकूट के बारे में जानकारी, सम्राट अशोक के बारे में जानकारी, ये सब के बारे में जानकारी आप 6वीं में पढ़ चुके हो। 7वीं में बच्चों आप लोग मध्यकाल के इतिहास की जानकारी प्राप्त करोगे। आधुनिक कालखंड मतलब 18वीं शताब्दी से लेके अब तक का इतिहास, जो आप उससे बड़ी कक्षा में जब जाओगे तो उसकी जानकारी आपको मिलेगी। मध्यकालीन कालखंड में भौतिक साधन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। 9वीं शताब्दी से लेके 18वीं शताब्दी तक का कालखंड क्या था? मध्यकाल का कालखंड। बच्चों, प्राचीन काल की अपेक्षा मध्यकाल में इतिहास रचना की ओर अधिक ध्यान दिया। इस काल में इतिहासकारों ने आगामी पीढ़ी के लिए अपने अनुभवों को संचित किया, ताकि आने वाली पीढ़ी भविष्य में इन संचित अनुभवों से लाभ उठा सके और अपने भविष्य को, वर्तमान को और अच्छा बना सके। इस प्रकार मध्यकाल का इतिहास अधिक उन्नति की ओर था। अब जानते हैं इतिहास क्या है, इतिहास की क्या आवश्यकता है। इतिहास हम लोगों ने बच्चों इसके पहले पढ़ चुका है कि इतिहास क्या होता है। इतिहास का मतलब इसी प्रकार निश्चय ही हुआ है, जिसे आज उसकी सत्यता को सिद्ध करते हुए हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है, या हम इतिहास विषय के अंतर्गत उसे पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये है इतिहास। इतिहास की आवश्यकता क्यों होती है? इतिहास की आवश्यकता हमें इसलिए होती है कि बीती हुई घटनाओं की जानकारी प्राप्त करके हम अपने वर्तमान और भविष्य को अधिक अच्छा और सुरक्षित बना सके, अच्छा व्यवस्थित बना सके। इसके लिए हमें इतिहास की आवश्यकता हुई। देखो यहाँ पे दिया, भूतकाल में घटित घटनाओं के कालक्रम के अनुसार प्रामाणिक और वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर दी गई जानकारी को इतिहास कहते हैं। अब आ जाते हैं पाठ 1। देखो, इतिहास के साधन देख रहे हो हम लोग, इसको पढ़ेंगे आज, इस पाठ को पढ़ेंगे, इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो शुरुआत के पैरा में लिखा है ना, आप लोग पढ़ रहे हो कि नहीं? आप लोगों के पास किताब भी होगा बच्चों, तो आप लोग ज़रूर पढ़ना। यहाँ पे पहले पैराग्राफ में दिया गया है कि पिछले वर्ष हमने भारत के प्राचीन कालखंड का अध्ययन किया, इस वर्ष हम मध्यकाल कालखंड का जानकारी लेंगे, है ना। इस प्रकार मैंने यहाँ पर ये सबकी आप लोगों को सबके बारे में बताया कि इतिहास किसे कहते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर ये भूतकाल से घटित घटनाओं के ये बताया मैंने। अब इतिहास की दृष्टि से व्यक्ति, समाज, स्थान और काल, ये 4 घटक होते हैं। इन चारों पर ही इतिहास आधारित होता है, इन्हीं की जानकारी हमें प्राप्त होती है। व्यक्ति कैसा था, उस समय का समाज कैसा था, कौन से स्थान पे कौन से शासक थे, उस कालखंड में क्या क्या घटनाएं या क्या क्या बदलाव हुए, ये सब की जानकारी हमें इतिहास के द्वारा मिलती है। अब इतिहास की जानकारी हमें कैसे मिलती है? 3 साधनों के द्वारा मिलती है। यहाँ पे आप लोग देखो, पहला है भौतिक साधन, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद दूसरा यहाँ पर आप लोग देखोगे, दूसरा जो है मौखिक साधन है। यहाँ पर आप लोग देखो बच्चों, यहाँ पर मौखिक साधन दिख रहा है आप लोग को, मैंने यहाँ पे देखो एरो किया ना, मौखिक साधन। उसके बाद अगर तीसरा आते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखो, ये है लिखित साधन। इन तीनों की जानकारी हम इस पाठ में पढ़ेंगे और इस वीडियो में सिर्फ हम भौतिक साधनों की जानकारी प्राप्त करेंगे, इतिहास के साधन। देख रहे हैं बच्चों आप लोग?
देखो यहाँ पे भौतिक साधन के अंतर्गत क्या क्या आ जाता है, स्मारक, किले, भवन, ताम्रपत्र, गुफाएं, शिलालेख, सिक्के, ये सब भौतिक साधन के उदाहरण हैं, प्रकार भी कह सकते हो। इनके द्वारा हमें क्या पता चलता है, भौतिक साधन के द्वारा हमें तब के राजा महाराजाओं की व्यवस्थाओं के बारे में, उनकी रुचि के बारे में जानकारी मिलती है। देख रहे, किला, ताम्रपत्र, सिक्के, शिलालेख, गुफाएं, भवन और स्मारक। शिलालेख मतलब पत्थरों पर उकेरे गए चित्र या अक्षर, और ताम्रपत्र मतलब तांबे पर उकेरे गए अक्षर। ठीक है बच्चों, आगे हम लोग अब इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, झांसी का किला, पोखरण का किला, देख रहे हो यहाँ पर। ये देखो, ये कॉलेज है, यहाँ पर मंदिर दिया है चेन्नई का। इस तरह से तब के समय के राजा महाराजाओं द्वारा, यहाँ तक कि अंग्रेज़ों ने भी अपने शासनकाल में कई ऐसे ऐतिहासिक वास्तु बनाए हैं जिसे हम देखते आ रहे हैं। एक उदाहरण आपके सामने है CST। आप हमेशा BT CST जाते रहोगे घूमने फिरने, तो ये जो CST स्टेशन बनाया गया है वो अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें मिलेंगे। आप लोग अगर घाटकोपर में ही रहते हो तो सर्वोदय का मंदिर देखोगे कि वो भी एक ऐतिहासिक वास्तु के भौतिक साधन के अंतर्गत आता है। मंदिर आप लोग देखते हो ना, उसे बनाया गया है और आप लोग घूमने जाते हो। या फिर आप लोग ताजमहल के बारे में बहुत जानकारी आप लोग को होगी। हम लोग हमेशा पढ़ते हैं ताजमहल के बारे में। वो भी शाहजहाँ ने अपने प्रिय बेगम के लिए बनवाया था 1630 में। बहुत उसके बारे में अगर हम बात करेंगे तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो वो भी तब के समय के राजा महाराजाओं के बारे में हमें इन ऐतिहासिक वस्तु के द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। शाहजहाँ को भवन निर्माण में अधिक रुचि थी, तो उन्होंने अपनी बेगम के लिए क्या किया था, ताजमहल बनवाया था। इस तरह से बहुत सारी जानकारियाँ हमें ऐतिहासिक वास्तु के अंतर्गत प्राप्त होती है। तो बच्चों, हम लोग अब एक एक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। आगरा का ताजमहल केवल अकेला ही ऐसा मकबरा है जो अपनी महत्ता को अपनी सादगी के साथ लिए खड़ा है। संसार में कहीं भी ऐसा दृश्य नहीं है जहां प्रकृति और कला एक सर्वश्रेष्ठ कला को मूर्त करने में इतनी सफलता से आ जुटे हों, जैसा कि इस प्रसिद्ध मकबरे की सीमा में है। ताजमहल के बारे में देखो बच्चों, यहाँ पर देखो उत्तर प्रदेश के पर्यटन की शान, यहाँ पे देखो लिखा है ना, ये उत्तर प्रदेश का है। हर राज्य में, हर, जैसे आप लोग देखोगे ना, महाराष्ट्र में आपको शिवाजी महाराज के द्वारा बनाए गए बहुत सारे किले, दुर्ग, गढ़ के बारे में जानकारियाँ मिलेगी। कभी आप घूमने जाओगे तो देखोगे किस तरह उसे तब के समय के राजा महाराजाओं ने कितनी तकलीफ़ों परेशानियों से बनवाया है। उसे भी आज हम लोगों ने संरक्षित रखा है, और देखने पे हमें उससे क्या प्राप्त होती है, आप अगर देखते हो तो आपको जानकारी प्राप्त होती है ना, राजा महाराजाओं की व्यवस्था के बारे में, किस प्रकार वो शत्रुओं से रक्षा करने के लिए अपने किलों में क्या क्या सुरक्षाएं रखते थे। ये सब जानकारियाँ आपको किले और गढ़ के द्वारा प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर स्मारक, ये देख रहे हैं आप लोग, स्मारक ये प्रसिद्ध या महान व्यक्तियों की याद में उनके सम्मान के रूप में बनाए जाते थे। यहाँ पर आप लोग देख लो, ये शिला चित्र, पत्थरों पर उकेरे गए चित्र। अजंता एलोरा की गुफाओं में भी आप अभी जानकारी यूट्यूब पे कहीं प्राप्त करो, बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेगी तब के समय की कलाओं के बारे में, कि कितने महान कलाकार उस समय होते थे और इतनी विपरीत स्थितियों में भी वो कैसे अपनी कला को और सुंदर और कई हजार वर्षों तक सुरक्षित रखते थे, या फिर हमारे सामने भी अभी तक उसे हम देख रहे हैं, संरक्षित रखा गया है। तो ये सब इतिहास के बारे में जो जानकारी है भौतिक साधन के द्वारा हमें प्राप्त होती है। अब देखो यहाँ पर शिलालेख, शिलालेख मतलब पत्थरों पर उकेरे गए लेख। अशोक ने अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सफलता किसको मिली, अशोक द्वारा जो अभिलेख लिखे गए थे उसकी सफलता, उसे जब खोजा गया, इतिहासकारों ने खोजा और उसे जब सबके सामने रखा, तो सर्वप्रथम जो है अशोक द्वारा लिखे गए लेख को जेम्स प्रिंसेस ने खोजा और उसे पढ़ने में सफलता प्राप्त की, और उसके द्वारा पता चला कि सम्राट अशोक की दृष्टि समाज के प्रति, प्रजा के प्रति कैसी थी।
अशोक ने अभिलेखों जो और अशोक के अभिलेखों की खोज हुई उसे स्टीफन टेलर ने 1750 में खोजा और कुछ जेम्स प्रिंसेस ने 1837 में जो खोजे गए अभिलेख थे उसको पढ़ने में सफलता प्राप्त की। देखो यहाँ पर भी देख रहे हो आप लोग, सम्राट अशोक के लघु शिलालेख, छोटे छोटे शिलालेख जिसपे एक पैराग्राफ लिखे जाते थे, दो दो पैराग्राफ वाले भी शिलालेख प्राप्त हुए। इस प्रकार हमें उस समय के राजा महाराजाओं के बारे में जानकारी इन्हीं के द्वारा प्राप्त होती बच्चों, और कहीं से नहीं। इन सब भौतिक साधनों के द्वारा ही हमें इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। जैसे आप लोग देखते हो गांधी जी ने अंग्रेज़ों से कई आंदोलन लड़े, हमें हमारे देश को स्वतंत्रता प्राप्त कराई, तो ये भी इतिहासकारों द्वारा लिखे गए पुस्तकों द्वारा, है ना, हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। देखो यहाँ पर आप लोग देख रहे हो। अब आ जाते हैं ताम्रपत्र। ताम्रपत्र का मतलब मैंने पहले ही बताया, तांबे का पत्थर या तांबे की चद्दर, जिस पे तब के समय के लोग क्या करते थे, अपने दान पत्र, देखो यहाँ पे दिया है ना, ये लिखा है ना, आप लोग देख रहे हैं, दान पत्र या प्रशस्ति पत्र आदि लिखे जाते थे। देख रहे हैं, ये देखो ताम्रपत्र ही है, तांबे पर उकेरे गए अक्षर। तब के लोग राजा महाराजा अपने द्वारा अपने बारे में अपनी जानकारियाँ इस पर लिख कर रखते थे, क्योंकि सुविधाएं कम थी ना तब बच्चों, न कलम था, न कॉपी थी, न किताब थी, यही सब साधन थे। इनमें उस समय की लिपियों द्वारा लिखे गए जानकारियाँ हमें प्राप्त हैं। अब हम जो लिपि का उपयोग करते हैं वो देवनागरी लिपि है, जिसे आसानी से पढ़ा जा सकता है। तब के समय की लिपि को पढ़ने में बड़ी दिक्कतें आई लोगों ने, लेकिन इसे पढ़ के सफलता प्राप्त की, और इसके जानकारियाँ जो मिली हैं वो हमें इतिहास के द्वारा मिल रही हैं। भारत में सिक्के, देखो आप लोग देख रहे हैं, हम लोग अभी जो आप लोग सिक्के ढालते हैं, भारत में सिक्के ढालने का एकमात्र अधिकार किसे है? भारत सरकार को। तब के समय में बच्चों ऐसा नहीं था, हर राजा अपने राज्य में अपने द्वारा सिक्के बनवाता था, कोई सोने के, कोई चांदी के, कोई तांबे के, कोई पीतल के, इस प्रकार सिक्के बनते थे। और इन सिक्कों से उस समय के राजा की आर्थिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, इन सब की जानकारी प्राप्त होती थी। और लोगों को, राजा महाराजाओं को जिससे ज़्यादा लगाव होता था उसे सिक्के पर वो जैसे उकरेवा सिक्कों पर ढलवाते थे, या फिर कह सकते हो, देखो यहाँ पर जैसे कि दिया है, आगे हम पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो ब्रिटिश सरकार, ब्रिटिश इंडियन कॉइन, ये जो है ना, इसमें आप लोग देखो महान पुरुषों के चित्र दिए गए, देख रहे हो कि नहीं? ये देखो यहाँ पर देख रहे हो आप लोग, महान व्यक्तियों के, पुरुषों के चित्र ब्रिटिश काल में सिक्कों पर ढलवाए जाते थे या उस पर उकेरे जाते थे। अभी आप लोग देखोगे तो अभी के काल में आप लोग ये जो हमारे सिक्के इस समय आधुनिक काल के, उसमें देखो अशोक स्तंभ देख रहे हो, अशोक चक्र देख रहे हो कि नहीं, ये चित्र हैं। या फिर जो सिक्का होता है, 5 का सिक्का है, 10 का सिक्का है, अंक उस पे उकेरे जाते हैं। पुराने सिक्के यहाँ पर देखो, कहीं कहीं पर हड़प्पा संस्कृति में आपको मातृ देवी के सिक्के, मतलब चौकोन सिक्के, गोल सिक्के, कई प्रकार के सिक्के मिले और उस पर मातृ देवी के चित्र उकेरे गए थे। तब समझ में आता है कि वो मातृ देवी उनकी कोई ऐसी देवी थी जिसकी वो आराधना करते थे, और उसके चित्र वहाँ पर सिक्कों में पाए गए। उसी प्रकार यहाँ पर भी कई प्रकार के सिक्कों में चित्र पाए गए, जिससे हमें उस समय के राजा महाराजाओं की रुचि और उसकी वहाँ की धार्मिक स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जैसे कि अकबर के समय में जो सिक्का चलता था उस पर श्री राम का सिक्का, ये देखो श्री राम का सिक्का चलता था, उस पर देखो कुछ यहाँ पर आप लोग देख रहे हो उर्दू में भी लिखा गया, और यहाँ पे जो है ये सीता और राम जी के फ़ोटो या फिर चित्र उकेरे गए हैं। तो वो अकबर जो थे वो हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्म को बराबर महत्व देते थे। ये उनकी जो सोच है वो हमें इन सिक्कों के द्वारा या उन सिक्कों से जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो इस प्रकार बच्चों भौतिक साधनों से भारतीय चित्रकला के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है। देखो ये देख रहे हो, भौतिक साधनों से हमें क्या पता चला, उस समय के स्थिति, उस समय की आर्थिक स्थिति, उस समय की सामाजिक स्थिति, वेशभूषा, है ना, उनके खान पान, उनके पर्व,
इन सब की जानकारी हमें इन साधनों के द्वारा प्राप्त होती है। राजा महाराजाओं की जानकारी। तो आज हम इस वीडियो में किसकी जानकारी प्राप्त किए बच्चों? भौतिक साधन के बारे में जानकारी प्राप्त किए। अब हम अगले वीडियो में प्राप्त करेंगे लिखित साधन की जानकारी। उसके बाद मौखिक साधन की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। धन्यवाद बच्चों।